हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे आपको हिस्ट्री की कंप्लीट कोर्स मिलेगी जो कि एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका क्षेत्र विकास सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों का विस्तृत क्षेत्र है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान, भारत के कुछ हिस्से आते हैं। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। प्रमुख विशेषता: सुव्यवस्थित नगर योजना, उन्नत जल निकासी प्रणाली एवं उन्नत संस्कृति थी। यह विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक है। अब सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हड़प्पा के खोज से ही स्टार्ट हो गई, जिसकी खोजकर्ता दयाराम साहनी ने किया। यह स्थान हड़प्पा पंजाब क्षेत्र में है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया जो कि सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा के नाम पे ही इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। दूसरा है मोहनजोदड़ो। यह अपने महान स्नानागार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तीसरा है धौलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है। विशेषता है इसकी जल कुंड और जल प्रबंधन प्रणाली के लिए विख्यात है। चौथा है लोथल जो कि गुजरात के भावनगर में स्थित है। यह अपने डॉकयार्ड प्राचीन बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। डॉकयार्ड का मतलब होता है जहाँ पे नाव, बोट या बड़ी बड़ी जहाजें आके रुकती थी। पांचवा है कालीबंगा। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। यहाँ पे जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। इससे साबित होता है कि यहाँ पे कृषि कार्य होता था। यहाँ पे काली चूड़िया भी प्राप्त हुई है। छठा है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। सातवां इम्पोर्टेंट है बनावली। यह भी हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। यहाँ से ताम्र युगीन अवशेष और मोहरें प्राप्त हुई है। जो हड़प्पा सभ्यता है उससे हम आज भी कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर हम इनसे क्या सीख पाएंगे। इनकी बहुत से विशेषताएं थी जो कि आज भी हमें आश्चर्यचकित करती हैं। सड़कें जो इनकी होती थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सीधी होती थी। इन्होंने मकान, सड़कें और सार्वजनिक भवन पक्की ईंटों से बनाए हुए थे। ईंटें इतनी मजबूत कि आज की ईंटें भी फेल हो जाए। मकानों की संरचना जो थी अधिकतम आयताकार आंगन वाले कमरों में विभाजित होते थे। इनके हर एक घरों में आंगन जरूर होते थे और खिड़कियां हमेशा ऊपर होती थी। निकासी व्यवस्था: घर घर से निकलने वाला गंदा पानी पक्की नालियों से होकर बाहर बहाया जाता था जो कि मेन ड्रेनेज में मिल जाता था। नगर का विभाजन: नगर दो भागों में विभाजित था, एक ऊंचाई पर था और एक नीचे था। जो ऊंचे दुर्ग पर थे वहाँ पे राजा महाराजा रहते थे तथा निचले स्तर पर जो थे आम लोगों के लिए मकान, बाजार की व्यवस्था थी। निकासी व्यवस्था आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कैसे ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे बने हुए थे जो कि आज भी हमारे मुंबई जैसे शहर ड्रेनेज के लिए परेशान रहते हैं। सिंधु सभ्यता को देखने से ये लगता है कि वो हमसे काफ़ी आगे थे। जो हम स्विमिंग पूल अब देख पाते हैं आज से 2600 ईसा पूर्व में ही उन्होंने स्विमिंग पूल बना लिया था, जिसे हम महास्नानागार कहते हैं। चलिए इस स्नानागार के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसकी आकार लगभग 12 मीटर लंबी, 7 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर गहरी थी। निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था। ईंटों के बीच में जिप्सम का प्रयोग किया गया था ताकि पानी का रिसाव कम से कम हो। दीवारों और फर्शों पर बिटुमिन्स यानी जो आजकल हम डाबर का यूज करते हैं रोड बनाने में, उसका उपयोग किया गया था जो कि इसे जल रोधक बनाता है।
स्नानागार में प्रवेश के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां बनी हुई थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जल निकासी के लिए भी व्यवस्था किया गया था। स्नानागार के लंबाई, चौड़ाई और गहराई को देखकर ऐसा लगता है कि उस टाइम पे भी सिविल इंजीनियरिंग अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। इसका उपयोग संभवतः धार्मिक कार्यों, अनुष्ठानिक स्नानों में किया जाता होगा। आज के स्विमिंग पूल जैसा नहीं होता होगा। थोड़ी लंबी हो गई है, तो चलिए हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।